हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम डेली के 40 टू 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट अंडर मोनोपोली इज प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट ऑन एवरेज कॉस्ट कर्व वेयर एवरेज कॉस्ट इज ऑप्शन ए मिनिमम, ऑप्शन बी इज मैक्सिमम, ऑप्शन सी इज स्टिल डिक्रीजिंग, ऑप्शन डी इज स्टिल इंक्रीजिंग। कंपटीशन में हमने पढ़ा था लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ठीक है, जहाँ पे वो क्या करता है, हमेशा ही उसका एवरेज जो एसी कर्व होता है मिनिमम कॉस्ट पे हम क्या करते हैं, उसकी आउटपुट को निकालते हैं। ठीक है, जहाँ पे एम सी, ए सी, ए आर, एम आर सारे कर्व क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मोनोपोली में जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व होएगा हमेशा, जब हम इसको डायग्राम्स में आपको बताती हूँ। ये हमारा हो गया ए आर डिमांड कर्व, ये हो गया एम आर कर्व, ये हमारा हो गया एम सी कर्व। जहाँ पे ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और यहाँ पे आउटपुट डिटरमिन होगी, यहाँ पे प्राइस डिटरमिन किया गया। अब हमें जब चेक करना है कि मोनोपोली में जो कौन से प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉसेस हो रही है, या फिर क्या हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, किससे इक्वेट करते हैं, अपने एसी कर्व से। लेकिन जो एसी कर्व होता है वो वहाँ पे हम मिनिमम नहीं चेक करेंगे, हम उसके डाउनवर्ड स्लोपिंग जो होएगा फॉलिंग पोर्शन से चेक करेंगे। ये मान लीजिए मैंने एसी कर्व यहाँ पे क्या करा है, ये मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। ये मान लीजिए एसी कर्व है, तो यहाँ से हमने चेक किया ये एसी कर्व है। यहाँ से मान लीजिए प्राइस उसने इतना चार्ज किया, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हमेशा वो फॉलिंग एसी कर्व से ही चेक किया जाएगा। मिनिमम पॉइंट इसका ये है। परफेक्ट कंपटीशन में हम यहाँ से चेक करते हैं, लेकिन मोनोपोली में हम इसके फॉलिंग पोर्शन से चेक करते हैं। अब इसका रीज़न ये है, वो मैं आपको डिटेल वीडियो में आपको इसको समझा चुकी हूँ, आप एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, स्टिल डिक्रीजिंग। जब ये डिक्रीजिंग होएगा उस पर हम चेक करेंगे इसका कि किस लेवल पे प्रोडक्शन वो मोनोपोली कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मोनोपोली प्रोड्यूसर यूजली अर्न्स। देखिए यूजली वर्ड आ गया यहाँ पे। अगर ये यूजली ना होता तो हम इनमें से कोई भी ऑप्शन को कर सकते थे, एनी ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव हो जाते। लेकिन यूजली का मतलब है कि मोनोपोली हमेशा क्या करता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, वो ही अर्न करता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर। लॉसेस तो वो शॉर्ट रन में ही करता है। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट वो किसी में भी अर्न नहीं करता। प्रॉफिट लॉसेस विद अनसर्टेन, ये हम तब कहते हैं जब यहाँ पे यूजली वर्ड ना होता। तो ऑप्शन इसलिए यहाँ पे हमारे पास ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द मोनोपोलिस्ट incur losses in the short run, देयर इन द देन इन द लॉन्ग रन। अगर मोनोपोलिस्ट शॉर्ट रन में क्या कर रहा है, लॉसेस अर्न कर रहा है, तो लॉन्ग रन में वो क्या करेगा, या तो क्या करेगा, ही विल गो आउट ऑफ द बिजनेस, ही विल स्टे इन द बिजनेस, ही विल ब्रेक इवन, एनी ऑफ द अबव। देखिए, शॉर्ट रन में अगर उसे लॉसेस हो रहे होते हैं, तब हम उसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को चेक करते हैं। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे जहाँ पे शट डाउन पॉइंट होता है, हम उसके वहाँ से उसे हम कंपेयर करके देखते हैं शट डाउन पॉइंट से। ठीक है, कि वो चाहे तो बिजनेस, अगर उसे लगता है कि आने वाले टाइम में उसका ये शॉर्ट रन टाइम है, ठीक हो जाएगा, तो वो उस बिजनेस में रह भी सकता है, स्टे भी रह सकता है। अगर उसे लगता है कि मैंने थोड़ा सा भी आउटपुट इंक्रीज़ किया तो मुझे बहुत हैवी लॉसेस होंगे, मुझे लॉन्ग रन में इसका कोई भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा, तो वो गो आउट ऑफ द बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, और वो नॉर्मली वो क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे भी अप राइज कर सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम द प्योर मोनोपोलिस्ट। ठीक है, प्योर मोनोपोलिस्ट मतलब नो राइवल, ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद अदर गुड्स। ठीक है, कैन मेक प्योर प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ
अब ये क्यों होता है? लॉन्ग रन में वो हमेशा हम देखते हैं कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। इसका रीज़न क्यों क्या है? देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि जो परफेक्ट फर्म होती है, इंडस्ट्री होती है, वो क्या कर रही होती है, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है, ना लॉसेस ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। उसका रीज़न हमने पढ़ा था ड्यू टू फ्री एंट्री ऑफ फ्री एंट्री ऑफ द फर्म एंड एग्जिट, मतलब एंट्री भी फ्री होती है, एग्जिट भी फ्री होता है। जैसे ही ऊपर उन्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखते हैं तो वो न्यू फर्म एंटर करती है, और जब लॉसेस दिखते हैं तो वो आउट हो जाती है। इसलिए लॉन्ग रन में हमेशा वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट ही वो अर्न करता है। लेकिन यहाँ पे मोनोपली है, प्योर मोनोपलिस्ट है, कोई भी राइवल नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है, न्यू फर्म एंटर ही नहीं कर सकती, तो इसका मतलब वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है। तो इसीलिए एंट्री जो होती है इसी रीजन की वजह से वो अपना करता है। तो ऑप्शन ए इज द हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मोनोपली प्रोड्यूसर यूजली अर्न्स, ये भी हमने अभी करा था, जो मोनोपली होता है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अ मोनोपलिस्ट हैज़ कंट्रोल ओवर द प्राइस ही चार्जेस ऑफ हिज प्रोडक्ट, ही विल बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट बाय। यहाँ देखिए, कंट्रोल उसका प्राइस पे भी है, ठीक है, और वो चाहे तो किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी प्राइस पे सेल कर सकता है। उसे अपने अगर मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने हैं तो वो क्या करेगा, प्राइस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कब करेगा, जब हमारा डिमांड कर्व, ऐसे तो नहीं है ना कि आपने प्राइस हमेशा ही वो इंक्रीज करे, कई बार वो नहीं भी कर सकता, ठीक है। वो डिपेंड किस पे करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। अगर तो इनइलास्टिक डिमांड है तो वो प्राइस को क्या करेगा, इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, और सेम एज प्राइस को डाउन डिक्रीज करेगा जब वो उसकी डिमांड क्या होएगी, इलास्टिक होएगी। तो अब देखिए, इलास्टिक डिमांड प्राइस लो, इनइलास्टिक डिमांड प्राइस हाई। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन देखिए, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में दिख रहा है तो वो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इनमें से जो हमें मिल रहा है, लोअरिंग द प्राइस, प्राइस को लोअर कर रहे हैं, डिमांड कर्व इज इलास्टिक, जब इलास्टिक है तो प्राइस डाउन होएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर इनइलास्टिक होएगी तो वो प्राइस को हाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ मोनोपलिस्ट एट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, जहाँ पे मोनोपलिस्ट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होएगा, देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी, देयर इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी, देयर इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी, या एनी ऑफ द अबव, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ मार्केट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। अब क्यों, जब हम कर रहे होते हैं परफेक्ट कंपटीशन, उसमें तो फुली ऑप्टिमल यूसेज होगा हो रहा होता है ना, क्योंकि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हमारा इसी के मिनिमम कर्व पे कट कर रहा होता है, जहाँ पे सारे के सारे फॉर्म इक्वल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मोनोपलिस्ट है, वो चाहे तो वो अगर मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपनी यूटिलाइजेशन को जैसे भी कर सकता है। अगर उसे लगता है कि अभी मार्केट में कंडीशन, वो प्राइस डिमांड को अगर वो इंक्रीज़ रखना चाहता है, प्रॉफिट को अर्न करना चाहता है, प्राइस को इंक्रीज़ करना चाहता है, तो वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी भी रख सकता है। अगर उसे लगता है कि मेरे प्रोडक्ट को मुझे अब सेल करना चाहिए, कि अगर उसकी डिमांड जो है वो लेस देन है सप्लाई से, तो वो उसको क्या करेगा, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी भी यूज़ कर सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कंडीशन ऑफ द मार्केट, तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पोजिशन ऑफ पर यूनिट टैक्स कॉजेज द मोनोपलिस्ट, ठीक है। जब टैक्स लग जाएगा, ये हम पब्लिक फाइनेंस में भी पढ़ते हैं टैक्सेशन थ्योरी में, कि जब टैक्स मोनोपलिस्ट जो होता है उस पर टैक्स लगने पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उस पर क्या शिफ्ट होएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर पर यूनिट टैक्स की बात कर रहा है, उससे मोनोपलिस्ट का जो एसी कर्व होएगा और एमसी कर्व, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों, बिकॉज द पर यूनिट जो टैक्स होता है वो एक फिक्स्ड कोड माना जाता है, कि वो अगर और वो वेरिएबल हो सकती है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि
हर पर अगर उसने पूछा होता है एक ही यूनिट पे तो अलग बात थी, लेकिन ऑल ओवर अगर उसने वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट टैक्स की बात की जा रही है। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट के कारण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ मोनोपोली रेगुलेशन इज मोस्ट एडवांटेजेस फॉर द कंज्यूमर? प्राइस कंट्रोल, लंप सम टैक्स, पर यूनिट टैक्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अभी जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन समझाया पर यूनिट टैक्स था, तो वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के कारण हम देखते हैं। लंप सम टैक्स जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट पे लगता है। ठीक है, तो ये होता है। अब मोनोपोली रेगुलेशन इज मोस्ट एडवांटेजेस फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए एडवांटेज कब होएगी? कंज्यूमर के लिए कि मोनोपोली का पर यूनिट लग रहा है वेरिएबल कॉस्ट पे, तो वो शिफ्ट कर सकता है अपने एसी डिमांड को, वो प्राइस को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन कंज्यूमर पे वो फ़ायदा तब होएगा जब वो प्राइस का कंज्यूमर पे कंट्रोल होगा। वो उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक होएगी, ग्रेटर देन वन होएगी। जब वो थोड़ा सा भी अगर उसने प्राइस राइज किया तो कंज्यूमर जो होते हैं वो मूव ऑन कर जाते हैं। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन होएगा प्राइस कंट्रोल। Next question is, while a perfect competitor equates price and marginal cost to maximize profits, a monopolist should equate। देखिए, जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो वो प्राइस को किससे इक्वेट करता है? मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोनोपोलिस्ट में जो मार्जिनल कॉस्ट है और मार्जिनल रेवेन्यू से वो क्या करेगा? इक्वेट करेगा, ना कि प्राइस से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जहाँ पे एमसी और एमआर इक्वेट हो जाते हैं, वहाँ से वो क्या कर देता है? अपना इक्विलिब्रियम उसका पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइल अ परफेक्ट कॉम्पिटिटर, ये हो गया हमारा। इन कंडीशंस ऑफ मोनोपोली जनरली, कंडीशन ऑफ मोनोपोली हमने पढ़ी थी ना, उसमें क्या होता है? देखिए, जनरली लेस क्वांटिटी विल बी प्रोड्यूस्ड देन द ऑप्टिमल लेवल वारंटेड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। द अब जो परफेक्ट कंपटीशन है उससे कम क्वांटिटी की जाती है। ठीक है, राइट, ये ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी हम दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। द प्रोडक्शन लेवल विल बी एट द ऑप्टिमल लेवल, ऑप्टिमल लेवल नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट मोनोपोली है। प्रोडक्शन विल जनरली एक्सीड ऑप्टिमल लेवल वारंटेड, ऐसा भी नहीं है कि वो ऑप्टिमल से अदर ओवर यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। देयर इज़ नो डेफिनेट थ्योरेटिकल पैटर्न, तो इसमें जो ऑप्शन राइट हमें लग रहा है कि जो मोनोपोली का जो प्रोडक्शन होगा वो ऑप्टिमल लेवल से कम होगा, इसलिए जो ऑप्शन राइट होगा वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समटाइम्स concept of price discrimination is broadened to include the sale of the various varieties of the same goods at prices which are proportional to their margin। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है कि जब हम क्या करते हैं अपना, जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का हमने एक कंडीशन पढ़ी थी जहाँ पे वो क्या कर रहा है, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ गुड्स को, सेम गुड्स को भी उसकी मार्जिनल कॉस्ट से रेशो से कंपेयर करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसा करेगा। तो इसका जो नॉन प्रोपोर्शन यहाँ पे लिखा ना सम टाइम्स, तो सम टाइम्स जहाँ पे आ जाए तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा नो प्रोपोर्शनल टू देयर मार्जिनल कॉस्ट। अगर ये सम टाइम्स ना होता तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, हो जाता। तो इसलिए इसका जो होएगा नॉट प्रोपोर्शनल टू देयर मार्जिनल कॉस्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, तो इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। Next question is, price discrimination in which seller charges high different prices from the same buyer is known as। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो सेलर चार्जेस कर रहा है डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम द सेम बायर इज नोन एज। सेम बायर, एक ही बायर से वो अलग अलग प्राइजेस को चार्जेस कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, जहाँ पे कोई भी कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट नहीं रहता। वो उसमें क्या करता है मोनोपोलिस्ट, हाईएस्ट
जितना उसका प्रॉफिट होता है वो अर्न कर लेता है, क्योंकि उसमें उसे कंज्यूमर की डिमांड फंक्शन पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर व्हेन different prices are charges from different consumer or for homogeneous product. Same prices are charged for different product. Different prices are charged for homogeneous goods for successive unit from the same customer. Any of the condition. तो ज़रूरी नहीं है सेम कॉमोडिटी हो या होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, डिफरेंट प्राइजेज और सेम प्राइस को अलग अलग बेच सकता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, एनी ऑफ द अबव कंडीशन। Next is price discrimination is possible का ये सिर्फ पॉसिबल होता है हमारा अंडर मोनोपोली सिचुएशन में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इज पॉसिबल इफ टू मार्केट्स, क्या होएगा जब उनकी डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी तभी हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेट वो कर सकता है, पॉसिबल होगा। Equilibrium of a discriminating monopolist requires the fulfillment of which of the following condition? डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कौन सी कंडीशन इसमें से होगी? तो देखिए, it must be profitable him to sell output more than one market. Margin revenue in both must be the same. Margin revenue in both market must equal to the marginal cost of the monopolist. देखिए, दो अलग अलग मार्केट हो, मार्जिन रेवेन्यू दोनों मार्केट में सेम होना चाहिए। मार्जिन रेवेन्यू दोनों मार्केट के साथ उसका मार्जिनल कॉस्ट भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और प्रॉफिटेबल होना चाहिए सेम आउटपुट का अगर वो दूसरी मार्केट में बेचता है। तो ये तीनों ही कंडीशन होएगी तभी हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगा जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट विद द कंज्यूमर अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट विद नो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनिमम कंज्यूमर सरप्लस होगा या फिर ज़ीरो होगा, वहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। मतलब मिनिमम भी हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन इसमें राइट है, लेकिन अगर दोनों आ जाए तो आप ऑप्शन सी को करेक्ट करके आना। Marginal revenue curve of the monopolist practicing price discrimination of first degree is lie below the average revenue curve, lie above the average revenue curve, coincidence with the average revenue curve। यहाँ पे जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा होता है फर्स्ट डिग्री में, जहाँ पे कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं होता है और मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है हाईएस्ट प्राइस, जो कि विलिंगनेस देख लेता है कंज्यूमर की कि इतना हाईएस्ट प्राइस वो बंदा दे सकता है, तो वहाँ पे कॉन्सिडेंस कर जाता है एवरीओ, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है इक्वल हो जाता है हमारा AR कर्व के। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज price discrimination of second degree is said to be in operation when the seller divides the buyers in different groups and charges price from every group is। जब वो सेलर्स को या डिफरेंट ग्रुप्स को में बांट देता है तब हम उसको क्या कहते हैं, सेकंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये तब होता है जब लोएस्ट डिमांड प्राइस इन द, क्या कर रहा होता है कि एक ग्रुप से उन्हें डिफरेंट बायर्स को डिवाइड कर दिया डिफरेंट ग्रुप्स में, और हर ग्रुप से वो क्या कर रहा है डिफरेंट प्राइस चार्जेस कर रहा होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा लोएस्ट डिमांड कर्व प्राइस ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री। ये कब होती है, जब वो मार्केट्स को सब डिवाइडेड कर देता है एंड चार्ज करता है प्राइजेस किसके, ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, हाईएस्ट डिमांड प्राइस ऑफ द सब मार्केट डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड कंडीशन इन द सब मार्केट, मिनिमम डिमांड प्राइस ऑफ द सब मार्केट। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड कंडीशन इन द सब मार्केट। जैसे कि थर्ड डिग्री में क्या होता है, वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेता है सेलर्स को, प्रोडक्ट को इतनी क्वांटिटी में वो सब मार्केट में देना है। जैसे कि
अगर रूरल एरियाज़ है और एक अर्बन में उसने सब मार्केट्स को डिवाइड कर लिया, रूरल से वो क्या कर रहा है, मार्केट में लो प्राइस चार्ज कर रहा है, अर्बन से हाई प्राइस चार्ज कर रहा है। इसी तरह कोई डॉक्टर है वो पुअर से लो फी चार्ज कर रहा है और उसी सर्विस को वो रिच से हाई प्राइस पे चार्ज कर रहा है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन होएगा डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट की डिमांड कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम उसे कहते हैं, ठीक है, मोनोपोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज price discrimination is possible when buyers and commodities are freely transferable from one market to another. Only buyers are free to move from one market to another. Neither buyer nor commodities are free to move from one market to another. तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें होएगा ऑप्शन सी, जहाँ पे बायर्स मूव ही नहीं कर सकते, नीदर बायर और नॉर कमोडिटी आर फ्री टू मूव, तभी तो हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। अगर रूरल अर्बन फ्रीली मूव हो सकते हैं तो फिर सारे के सारे क्या होंगे, दूसरी मार्केट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, इसलिए दोनों में कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, फ्री मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल व्हेन product is slightly differentiated and the difference in prices charged is not proportional to the difference in their marginal cost। तो ये तो होना चाहिए, है ना, ये भी सही है। टू सेपरेट मार्केट एग्जिस्ट, ये भी सही है, क्योंकि अगर दोनों मार्केट सेपरेट अलग अलग होगी तभी तो हम प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इज प्रेजुडाइज, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट प्रॉफिटेबल व्हेन द डिमांड कर्व इन द सेपरेट मार्केट। देखिए डिमांड कर्व इन द सेपरेट मार्केट अगर सेम रहेगी तब हमारे पास प्राइस को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, प्रॉफिटेबल नहीं होगी या फिर वो लेस देन होएगी। अब देख लेते हैं इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, अगर सेम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होएगी तो हम प्राइस को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, नॉट प्रॉफिटेबल होगा। इसीलिए यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेट के लिए हमारे पास डिफरेंट या सेपरेट मार्केट होनी ज़रूरी है, और उनकी डिमांड कंडीशन भी इलास्टिसिटी ऑफ भी दोनों में मतलब अलग अलग होनी चाहिए, तभी हम प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट प्रॉफिटेबल when the demand curve in the separate market are isolated because, अभी हमने पढ़ा ना कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए टू सेपरेट मार्केट होनी चाहिए और साथ के साथ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है नॉट प्रॉफिटेबल व्हेन द डिमांड कर्व इन सेपरेट मार्केट इज आइसोलेटेड बिकॉज, क्यों नहीं होता, अब बताइए, क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटीज़ आर सोल्ड इन सेपरेट मार्केट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटीज़ को जो सेपरेट मार्केट में अलग अलग प्राइजेस पे चार्ज कर रहे हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज discriminating monopolist maximizes profits by producing the level of output for which marginal cost is equal to the marginal revenue earned in the market with high elasticity of demand. Option B, marginal cost is equal to MR with lower elasticity of demand, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू द एग्रीगेट मार्जिनल इन फ्रॉम द बोथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो एमसी कर्व हम देख रहे होते हैं ना, जब भी हमने इसकी कंडीशन पढ़ी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, जहाँ पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है, तब हम उसकी मार्जिनल कॉस्ट को क्या कर रहे होते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू से इक्वेट कर रहे होते हैं। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कंडीशन हमारी क्या होती है, एम आर इक्वल टू मैक्सिमाइजेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज discriminating monopolies divides the total output produced among the two market in such a way that, जब डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता है मोनोपोलिस्ट, डिवाइड कर देता है अपनी टोटल आउटपुट को, ठीक है। यहाँ पे ये कोई टोटल आउटपुट है, वो क्या कर रहा है, उसको अलग अलग, ये मान लीजिए OM जो आउटपुट है उसने उस आउटपुट को डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट अपनी टू मार्केट्स में, ठीक है।
तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू अर्नड इन मार्केट विद हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन द अदर विद द लोअर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सी, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू अर्न जो किया जा रहा है ईच मार्केट से सेम। मान लीजिए एक मार्केट ए है, एक मार्केट बी है, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, दोनों में आउटपुट उसने क्या करी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस करी, लेकिन हमने यहाँ पे चेक करना है वो प्रॉफिटेबल तभी होगा जब एमआर जो हो अर्न कर रहा है वो दोनों मार्केट का क्या होएगा, सेम होगा, ठीक है। इसलिए जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज इन इक्विलिब्रियम प्राइस चार्ज इन मार्केट विद हायर इलास्टिक डिमांड कर्व इज। देखिए इक्विलिब्रियम मार्केट हमें चेक करना है, प्राइस चार्ज कर रहा है इन मार्केट विद हायर इलास्टिक डिमांड, जहाँ में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर है यानी कि ग्रेटर देन 1 है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, प्राइस को जहाँ पे इलास्टिक है तो लोअर रखेगा, है ना, और जहाँ पे लेस इलास्टिक है वहाँ पे हायर रखेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा बताइए क्या हो सकता है, लोअर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इलास्टिक डिमांड होएगी तो प्राइस लोअर रखेगा, और इन इलास्टिक है और ग्रेटर देन यानी कि लेस देन 1 है तो वो प्राइस हाई चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डंपिंग वी मीन, डंपिंग का क्या मतलब होता है कि हम सेलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट को लोअर प्राइस पे इन द मार्केट, वर्ल्ड मार्केट में, एंड चार्जिंग हायर प्राइस इन द डोमेस्टिक और होम मार्केट में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन मोनोपोली से रिलेटेड जो कि हमने किए हैं। मोनोपोली की इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार आप ज़रूर इसकी डिटेल वीडियोस देख लेना, फिर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपको मोनोपोली जो है वो कितना समझ आया है या नहीं, ठीक है। ये थे हमारे मोनोपोली के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि अपकमिंग जो वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।